Hello students, welcome back once again to my channel Mystery of Chemistry with Pinto। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ एटम दैट इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम फॉर हाइड्रोजन एटम। ये जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम फॉर हाइड्रोजन एटम है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है और इसमें से आपका जो हायर लेवल जो मॉडल के बारे में जो स्टडी है ये एक हाई लेवल का मॉडल है, जबकि आपने रदरफोर्ड अप टू रदरफोर्ड मॉडल तक आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। पर ये जो मॉडल है ये रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा क्वांटम थ्योरी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसको यूटिलाइज करके इसको मॉडिफाई करके रदरफोर्ड मॉडल के मॉडिफाइड फॉर्म है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो चलो बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम फॉर हाइड्रोजन एटम। So student, the first postulate of Bohr's model of atom is already studied by us. That is, this postulate is also in Rutherford's model of atom. That is, the atom consists of a massive positively charged center called nucleus, which is positively charged due to presence of proton. So we know that in an atom, the central part of the atom is occupied by a very small nucleus, which is positively charged ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब ये है कि जो एटम है, एटम के एक बहुत ही छोटे हिस्से में एट द सेंटर एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि जिसका मास की बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू द टोटल मास ऑफ द एटम। एंड ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि सारे प्रोटॉन एक जगह न्यूक्लियस के अंदर है। सो ये पोस्टुलेट्स हमने रदरफोर्ड के मॉडल में भी देखा था, तो यही पोस्टुलेट्स को हम कैरी आउट करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम में। सो ये पहला पोस्टुलेट से एटम कंसिस्ट ऑफ ए मैसिव पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। तो चलो बढ़ते हैं सेकंड पोस्टुलेट की ओर। नाउ द सेकंड पोस्टुलेट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around the nucleus in a certain permitted circular path. Very important, very important, certain permitted circular path. That means there are millions, there are thousands, there are infinite number of circular path that can be possible around the center, around the nucleus. But Bohr is stating that electron can only revolve in a certain fixed circular path, permitted circular path. यानी कि यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस आ जाता है रदरफोर्ड मॉडल वर्सेस बोर्स मॉडल में कि रदरफोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, बट हियर बोर्स इज स्पेसिफाइंग देयर आर सर्टेन परमिटेड सर्कुलर पाथ व्हिच आर अलाउड फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में ही घूम सकता है। जो इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ है, बहुत सारे सर्कुलर पाथ हो सकते हैं, उनमें से सारे सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। ये बेसिक डिफरेंस आ गया रदरफोर्ड और बोर्स के मॉडल में। तो हम लोग अभी वी विल डिस्कस अबाउट ये जो सर्टेन परमिटेड सर्कुलर पाथ क्या होते हैं, और ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। तो लेट अस मूव अबाउट द थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। So the next postulate is a very important postulate. The postulate says that energy of an electron in a particular orbit is fixed. Energy of an electron in a particular orbit is fixed and it does not changes until an electron revolves in a particular orbit. जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में घूमता रहेगा, its energy cannot be changed. इसका एनर्जी चेंज नहीं होता है, इसलिए we call हम ये जो ऑर्बिट से इनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं और स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं। और इन सारे ऑर्बिट को मैंने इस पे डायग्राम पे दिखाया है। इन ऑर्बिट्स को यहाँ पे 1 2 3 जहां से न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट पोर्शन से पहला ऑर्बिट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऑर्बिट जाते हैं। इन्हीं ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ये पहला एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है, ये चौथा एनर्जी लेवल है। इसी प्रकार इनको के एल एम एन इसी प्रकार से भी हम दो टाइप में डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में या फिर एक ही सेल में या फिर एक ही एनर्जी लेवल में या फिर एक ही स्टेशनरी स्टेट में घूमता रहेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसका एनर्जी चेंज नहीं हो सकता, इसका एनर्जी का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। अगर पहला सेल के लिए एनर्जी का वैल्यू कितना होगा वो फिक्स्ड रहेगा, दूसरा सेल के लिए एनर्जी का वैल्यू कितना होगा वो फिक्स्ड रहेगा, और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी कंटिन्यूसली वेरी नहीं कर सकता है। तो क्या कर सकता है ये हम अगले पोस्टुलेट्स में देखते हैं।
The next postulate states that whenever electron absorbs some energy, it jumps to the higher energy level, and when it emits some energy, it jumps to the lower energy level. तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना, लोअर एनर्जी लेवल से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये हायर एनर्जी लेवल में जाएगा. अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कुछ एनर्जी एमिट करेगा, कुछ एनर्जी छोड़ देगा, तो ये क्या होगा, ये ऊपर से नीचे तक जाएगा, ऊपर से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक जा सकता है. फिर ये कहता है कि एनर्जी आइदर एब्जॉर्ब और एमिटेड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू एनर्जी लेवल. मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि सेकेंड सेल से थर्ड सेल को ट्रांजिशन कर रहा है, तो इन दिस प्रोसेस इट हैज टू एब्जॉर्ब सम एनर्जी. जब लोअर से हायर जाएगा तो इसको कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा टू गो फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उतना एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा जितने व्हिच इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ थर्ड एंड सेकेंड सेल. सो इसको ही हमने लिखा कि एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट करेगा, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो थर्ड सेल से सेकेंड सेल को जा रहा है, तो इसको कुछ एनर्जी एमिट करना पड़ेगा. जो हाउ मच एनर्जी इट विल एमिट ना, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ हायर एंड लोअर सेल. सो इसी को ही मैंने लिखा है कि डेल्टा ई, द एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड, विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1. अगर बच्चों जो नेक्स्ट पोस्टुलेट से उसको हम सोल ऑफ बोर्स मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये होता है एंगुलर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. मतलब कि हमने जो पढ़ा था कि ओनली परमिटेड सर्कुलर पाथ आर अलाउड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, ये वही इसी को डिफाइन करता है कि परमिटेड सर्कुलर पाथ क्या होता है. तो परमिटेड सर्कुलर पाथ होता है ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन will be some integral multiple of h by 2 pi. कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिसमें घूमने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. जो ऑर्बिट का रेडियस है, इसका जो ये रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम, which should be equal to some integral multiple of h by 2 pi. इसका मतलब क्या है, जो पहला वैल्यू ले सकता है एंगुलर मोमेंटम का एक इलेक्ट्रॉन, वो हो सकता है h by 2 pi. जो दूसरा वैल्यू इलेक्ट्रॉन ले सकता है एंगुलर मोमेंटम के लिए, वो होता है 2h by 2 pi, दैट इज h by pi. जो तीसरा वैल्यू लेता है इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम का, वो है 3h by 2 pi. तो मतलब हमने एक क्वांटिटी फिक्स्ड कर दिया है कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू इतना होना है, इससे अलग वैल्यू इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है. तो यही ऑर्बिट ही अलाउड है इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो इसीलिए इसी को कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कैलकुलेशन रिलेटेड टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम. एंड मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो फॉर्मूलाज है, ये जो फॉर्मूलाज मैं अभी बताऊंगा, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन, यू नो दैट इज हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन स्पीसीज. हाइड्रोजन लाइक मीन्स हीलियम प्लस is which is having 1 electron. So this formula, whatever I am giving you, जो भी formula अभी आपको मैं बताऊंगा, these are only applicable to for hydrogen and hydrogen like species. So पहला formula जो उन्होंने दिया था कि energy of an electron in an orbit कितना होगा, बोर्स के मॉडल के अनुसार कि एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एक ऑर्बिटल में कितना हो सकता है. एंड ही हैज गिवन a formula that is En, energy of an orbit in energy of an electron in nth orbit. एन रिप्रेजेंट्स पहला ऑर्बिट है कि सेकेंड ऑर्बिट है कि थर्ड ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना हो सकता है. सो उसने एक फॉर्मूला दिए थे, बोर ने एक फॉर्मूला दिए थे, विच इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4 -2 पाई स्क्वायर me4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h2. सो यहाँ पे क्या है, ये m जो है ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये E रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ध्यान दीजिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. यहाँ पे जो N रिप्रेजेंट कर रहा है, ये N रिप्रेजेंट कर रहा है सेल का जो क्वांटम नंबर है, पहला सेल है कि सेकंड सेल है कि थर्ड सेल है. और ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड.
तो ये आपका क्लियर हो गया कि यहाँ से क्या क्या टर्म आपका है। तो इसके बाद इसको हम अगर हम ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा, इसको बच्चों हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाता है आर एच, मैं बताऊंगा आर एच क्या है, 1/n²। तो अगर हम ये देखिए यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है और H भी कांस्टेंट है। ये सारे वैल्यूज को अप्लाई करने के बाद जो नया कांस्टेंट है ये है RH। सारे वैल्यूज को अप्लाई करने के बाद ये जो नया कांस्टेंट है ये है RH, और इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। और ये जो n है, ये जो n² है, ये n² होता है सेल का क्वांटम नंबर, उसके सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और सिंपली हम कह सकते हैं कि पहला सेल है कि दूसरा सेल है कि तीसरा सेल है, इसके लिए हम n वैल्यू अप्लाई करेंगे। और ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, क्या कहते हैं, RH को रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, ध्यान दीजिए, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एनर्जी कैलकुलेशन, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एनर्जी कैलकुलेशन। तो इसका जो वैल्यू होता है बच्चों, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, RH, इसको ध्यान रखना है आपको, प्रॉब्लम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसका वैल्यू 2 पॉइंट, इसका वैल्यू होता है बच्चों 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। इसको हम किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, जो कि कैलकुलेशन के लिए अच्छा रहेगा। सो इसको अगर हम किलो जूल पर मोल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है -1312, नियर अबाउट -1312 किलो जूल पर मोल। ध्यान दो, अगर इसको हम किलो जूल पर मोल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हो जाएगा -1312 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाई n² हो जाता है। क्या होता है, मैं इसको लिख देता हूं फिर से। अगर यही एनर्जी कैलकुलेशन को हम किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा En इक्वल टू -1312/n² किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। ये कैलकुलेशन हम किलो जूल पर मोल भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये आपको ये ऐसे सवाल आ सकता है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4th सेल फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के 4th सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी आप कैलकुलेट कीजिए। तो आप डायरेक्टली यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बड़ी आसानी से आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा और आपका एनर्जी वैल्यू आप पा सकते हैं। सो नेक्स्ट बच्चों, हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। तो एक रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था, दैट विल बी Rn इक्वल टू n²h² 4π² me²। बस 4² Rn मतलब कि एक nth ऑर्बिट का जो रेडियस है, इसको हम ये फॉर्मूला n²h² बाई 4π² me² फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको यहां से तो सारे जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि h है, पाई है, m है, ये सारे वैल्यू अप्लाई करने के बाद बचता है Rn, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, इज इक्वल टू n² इंटू 52.9 पिकोमीटर। ये सारे आपको जब सॉल्व कर लोगे तो ये पिकोमीटर में आ जाएगा, n² इंटू 52.9 पिकोमीटर। और अगर इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर ले तो n² इंटू 0.0529 नैनोमीटर आ जाएगा। तो बच्चों, इसको आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको आप खुद ही सॉल्व कीजिए। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट whose n वैल्यू इज 5, और व्हाट इज द रेडियस ऑफ 5th सेल फॉर हाइड्रोजन एटम। ये आप ये फॉर्मूला यूज करके जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, एट द एंड ऑफ दिस लेसन एक चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव आता है, माइनस में आता है। तो व्हाई दिस इज सो इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है। जब ये न्यूक्लियस है, लेट अस कंसीडर दिस इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और इसका एक इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी में है, तो उन दोनों में जब कोई इंटरेक्शन नहीं है उसका एनर्जी तब 0 कंसीडर किया जाता है। जब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। एट दैट स्टेज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, एंड when we are the electron is bring closer to the nucleus, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के क्लोजर आता है, न्यूक्लियस के करीब आने लगता है, तो उसका एनर्जी डिक्रीज होने लगता है। तो इसका एनर्जी 0 था,
फिर डिक्रीज होने लगा तो क्या होगा, तो नेगेटिव में ही होगा एनर्जी। समझ रहे हो, एनर्जी 0 था पहले, फिर जब उससे भी डिक्रीज होने लगा, जब वो न्यूक्लियस के इंटरेक्शन में आया, तो इसके लिए इसका एनर्जी वैल्यू 0 होता है। तो बच्चों आज की लेसन में इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। मैंने कंपैरेटिव स्टडी वर्सेस रदरफोर्ड वर्सेस बोर्स मॉडल आपको बताया, और आपको सारे जो प्रॉब्लम्स थे, जो रिलेटेड फॉर्मूला आपको बताया। आई होप कि आपको मेरा आज का लेसन अच्छा पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।